आज की वीडियो में बात करने वाले सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जान लीजिए कि जब भी हम कोई भी भोजन खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तो उसमें आयोडाइड आयन ज़रूर होता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में आयोडाइड आयन होता है। लगभग 30 से 40 क्या होता है % उसमें आयोडाइड आयन होता है, जिसका 1/5 भाग आपका यूज होता है क्या करने में, आपका T3 एंड T4 मतलब थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको जान गए। अब चलते हैं कैसे आयोडीन का सिंथेसिस होता है। पहले आप जान लीजिए, पहले तो आप इसे एक सेल बनाएंगे और उस सेल का नाम है एपिकल सेल, एपिकल मेम्ब्रेन या एपिकल सेल कहिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या बनाया आप देखते चलिए फ्रेंड, एपिकल सेल बनाया। ठीक है, इसे कहते हैं हम एपिकल सेल, क्या कहेंगे, एपिकल सेल या मेम्ब्रेन कह देना फ्रेंड। ठीक है, एपिकल मेम्ब्रेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाया जाता है आपका ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ठीक है फ्रेंड, क्या है फ्रेंड्स, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर चैनल पर आता है। जब भी हम आयोडीन लेते हैं तो वो आपका थायराइड ग्लैंड के पास जाता ही होगा। तो जैसे ही थायराइड ग्लैंड के पास वो आयोडीन आएगा, तो जैसे आपका मान लीजिए आयोडाइड, और जो आयोडीन होता है किस फॉर्म में होता है, आयोडाइड आयन के फॉर्म में होता है, I-। ठीक है, जैसे आपका आएगा तो यहाँ आयोडीन आपका इससे सिम्पोर्टर मतलब ट्रांसपोर्टर के थ्रू आयोडीन आपका एपिकल सेल के अंदर आ जाएगा। इतना समझ में आया। फिर यह आयोडीन फर्दर जो होता है एपिकल सेल से होते होते यहाँ पे एक पाया जाता है जिसका नाम एक सिम्पोर्टर पाया था, उसका नाम है पेंट्रीन। इसके थ्रू होता है वो आपका कहाँ पे आता है आपका, पहले तो जान लीजिए कि ये जो आपका मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, हमने बता दिया। और इस एरिया को हम कहते हैं नीचे लिख दे रहा फ्रेंड। ठीक है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन या साइट। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपका आयोडाइड आयन होगा वो आपका बेसोलेटरल साइट में आ जाएगा। तो आपका बेसोलेटरल साइट में आ गया तो इस आयोडाइड आयन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उसका क्या नाम है, थायराइड परऑक्सीडेज विथ H2O2। तो इस आयोडाइड आयन के ऊपर थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम और H2O2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन जैसे करेंगे तीन फॉर्म बनता है। ठीक है, तो पहला आपका बनता है I+, जिसे हम कहते हैं आयोडोनियम आयन, क्या कहते हैं, आयोडोनियम आयन कहते हैं। दूसरा बनता है आपका, ठीक है, HOI बनता है, जिसे कहते हैं हाइपो आयोडस एसिड, क्या कहते हैं, हाइपो आयोडस एसिड। और दूसरा बनता है एंजाइम लिंक्ड आयोडीन। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड आयोडीन बनता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म बनते हैं किसके प्रेजेंस में, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, इस आयोडाइड आयन को क्या करता है, आयोडोनियम आयन हाइपो आयोडस एसिड और एंजाइम लिंक्ड आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये जो आयोडोनियम आयन होगा ये होगा, ये तीनों क्या करते हैं, आपका एक सेल होता है, एक आपका एक अंदर एक तरह का सेल होता है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, क्या नाम है, थायरोग्लोबुलिन। ये थायरोग्लोबुलिन क्या होते हैं, थायरोग्लोबुलिन एक तरह का समझ लीजिए आपका 2 मोनोमरिक चेन होती है। 2 मोनोमरिक चेन होती है, मतलब उसमें 2 मोनोमर की चेन होंगी जिसमें आपका बहुत सारे कम से कम 100 से ऊपर उसमें टायरोसिल ग्रुप मतलब टायरोसिन होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये आयोडोनियम आयन इससे थायरोग्लोबुलिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इससे जुड़ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, इससे जुड़ेगा और इसका टायरोसिल भाग आयोडीन से कांटेक्ट करेगा तो आपका क्या बना सकता है, मोनो आयोडो टायरोसिन बना सकता है और डाई आयोडो टायरोसिन बना सकता है। तो आपका मोनो आयोडो टायरोसिन बनाता है और डाई आयोडो टायरोसिन बनाता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। अब ये मोनो आयोडो डाई आयोडो टायरोसिन बना किससे, जब आयोडोनियम आयन या ये तीनों में से कोई जब थायरोग्लोबुलिन के साथ कांटेक्ट करता है तो आपका MIT और DIT बनाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मोनो आयोडो टायरोसिन।
डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है। फिर फर्दर ये डाई आयोडो टायरोसिन का क्या होता है, कपलिंग होता है। कपलिंग मतलब जुड़ना। कपलिंग होता है तो क्या होता है, जब कपलिंग होता है तो हो सकता है कि ये MIT DIT से जुड़ जाए तो, और इसमें पढ़ने से पता चल रहा है कि मोनो आयोडो टायरोसिन मतलब एक आयोडीन, डाई आयोडो टायरोसिन मतलब दो आयोडीन और एक आयोडीन मिलेगा तो क्या बनेगा, 3 आयोडीन। 3 आयोडीन बनेगा तो आपका क्या बनेगा, तो आपका 3 आयोडीन मतलब T3 बनाएगा। और हो सकता है कि ये DIT 2 बार कॉन्जुगेट हो जाए, जुड़ जाए तो क्या बनेगा, T4 बनेगा। अब जान लीजिए कि ये जो MIT और DIT का स्ट्रक्चर कैसे होता है, चलिए जानते हैं। तो MIT का फॉर्म होता है मोनो आयोडो टायरोसिन। इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए ध्यान से। इस ग्रुप को कहते हैं टायरोसिन। एक आयोडीन यहाँ पे लगा है तो इसका कहेंगे मोनो आयोडो। इस ग्रुप को कहते हैं टायरोसिन, इसे कहते हैं MIT। यही बना है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे MIT और DIT में क्या होता है कि यहाँ पे एक और आयोडीन ग्रुप जुड़ जाता है तो आपका क्या बनता है, DIT। जब एक आयोडीन रहेगा तो MIT, 2 आयोडीन हो जाएगा तो आपका DIT, ये बनता है। फिर फर्दर जब इसका कपलिंग होता है फ्रेंड्स, जब इसका फर्दर कपलिंग होता है तो आपका T3 और T4 सेल बनाते हैं। T4 और T4 क्या T4 और T3 आपका हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। हार्मोन बनाते हैं, सॉरी फ्रेंड, सेल कह दिया। T3 और T4 सेल हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। अब ये T3 और T4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। जब MIT DIT से जुड़ेगा तो आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक हार्मोन बनाता है, इसका नाम है क्या, T3। तो इसका T3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, इतना सुना है। यहाँ पे आयोडीन होता है आपका, यहाँ पे आयोडीन होता है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन होता है। तब इतने ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इतने ग्रुप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थायरोनिन कहते हैं। और एक आयोडीन लगा, 2 आयोडीन लगा, 3 आयोडीन लगा, तो मतलब 3 आयोडीन लगा तो उसे कहेंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसी ये जो बना है आपका स्ट्रक्चर है वो आपका T3 का है, जिसे हम कह सकते हैं 1 2 3 आयोडो मतलब 3 ट्राई आयोडो थायरोनिन। यहाँ पर ट्राई आयोडो थायरोनिन बनता है। और T4 का स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब आपका यहाँ पर भी आयोडीन लग जाएगा तो आपका T4 का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपका T3 और T4 बन गया तो क्या हो सकता है, ये आपका कोलॉइड के पास चल जाए, कोलॉइड के साथ कॉन्जुगेट हो जाए। आपके बॉडी में वो सारे कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। हो सके कोलॉइड के साथ कॉन्जुगेट हो जाए। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो आपका बना है इसका एंडोसाइटोसिस हो जाए। इसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब एंडोसाइटोसिस मतलब होता है सेल के अंदर चले जाना। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब अंदर, सेल के अंदर चले जाना। सेल के अंदर चले जाता है और सेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक पाया जाता है एंजाइम, जिसका नाम है लाइसोसोम एंजाइम। लाइसोसोम एंजाइम ये जाकर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या होते हैं, स्टोर। तो आपका T3 और T4 कहाँ पे स्टोर होते हैं, लाइसोसोम एंजाइम के अंदर, ठीक है। अब ये स्टोर हो गया, ठीक है। इतना घटना होती है आपके शरीर में। अब मान लीजिए आपकी स्टोर हो गया। अब आपकी जैसी बॉडी में आयोडीन की रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी बॉडी में T3 और T4 की रिक्वायरमेंट होगी, तुरंत ही लाइसोसोम एंजाइम फट जाएंगे और आपका T3 एंड T4 को रिलीज़ कर देंगे। और ये जब T3 T4 रिलीज़ हो जाएंगे, और हो सकता है कि ये आपका MIT और DIT भी बना है। हो सके दो संभावना हो सकती है, या तो यार T3 और T4 बना है और MIT और DIT जैसे बनाता है उसका क्या हो जाता है, डीआयोडीनेशन होता है। तो आपका फिर से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसे MIT और DIT बनेगा तो उसका डीआयोडीनेशन आयोडीन हो जाएगा, उसका फिर आयोडीन करने का फिर ये प्रोसेस चलती है, और फिर आपका ये ऐसे प्रोसेस चलती है। अब दूसरा चलते हैं कि T3 और T4 बन गया। T3 और T4 बन गया तो उसका क्या होता है, फिर आपका रिलीज़ होता है। तो रिलीज़ होगा तो T3 एंड T4 रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। पर जानिए कि ये जो T3 है और T4 है, T3 जो आपका हार्मोन होता है बहुत ही एक्टिव होता है, और T4 हार्मोन बहुत ही कम एक्टिव होता है। इसीलिए हम क्या होता है हमारी बॉडी में कि T4 को T3 में
कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि T3 बहुत एक्टिव होता है। तो T3 का T4 का T3 में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? पेरिफेरल कन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? T4 का T3 में कन्वर्ट होना पेरिफेरल कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे बॉडी में T3 और T4 रिलीज होते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। और आपका सिंथेसिस तो आप समझ ही गए होंगे। और MIT का किससे थायरोग्लोबिन से बना, MIT और DIT का स्ट्रक्चर जान लिए, और T3 और T4 का भी स्ट्रक्चर जान लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी जान लीजिए कि आपका T4 ज़्यादा अमाउंट में बनता है, T3 कम अमाउंट में बनता है। T3 कम अमाउंट में बनता है, T4 ज़्यादा अमाउंट में बनता है, पर जो एक्टिव फॉर्म होता है T3 होता है, T4 कम होता है। इसलिए T4 को कन्वर्ट किया था T3 में ताकि एक्टिव फॉर्म ज़्यादा बने। ठीक है, तो T4 का T3 में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? पेरिफेरल कन्वर्जन कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ ड्रग्स है हमारे पास। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन के रिलीज को कम करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का रिलीज बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स हम लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका 1 से 3-4 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है आपका इनहिबिट्स थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। मतलब क्या करते हैं कि ये आपका जो थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम है, ठीक है, जो क्या कर रहा था आयोडाइड आयन का क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन कर रहा था। ऑक्सीडेशन करके 1 2 3 फॉर्म बना रहा था। तो इसी एंजाइम को जब इनहिबिट कर दिया जाएगा तो इससे ए नहीं बनेगा। इससे ए नहीं बनेगा तो आपका फर्दर T3 T4 नहीं बनेगा। T3 T4 नहीं बनेगा तो आपका T3 और T4 एक थायराइड हार्मोन का रिलीज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कैसे ड्रग्स आते हैं? पहला प्रोपीथायोरेसिल आता है। ठीक है, मेथामाजोल आता है, कार्बिमाजोल आता है। ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए इनहिबिटर्स ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग। यहाँ पे आयोडीन ट्रैपिंग होता है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप होती हैं। पहला आयोडीन ट्रैपिंग, आयोडीन यहाँ पे अंदर आया, उसे कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन का फिर आयोडीन यहाँ पे आने के बाद फिर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम ऑक्सीडेशन कर रहा है, बन रहा है। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन। तीसरा स्टेप हो जाएगा कपलिंग। और 4th स्टेप हो जाएगा स्टोरेज एंड रिलीज। ठीक है, समझना है फ्रेंड्स, ये आपका होता है। और इनहिबिटर ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग, इस आयोडीन ट्रैपिंग को यदि इनहिबिट कर दिया तो तब ये प्रोसेस सब रुक जाएंगी। तो आयोडीन का तो थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें जो ड्रग आती है आपका थायोसाइनेट्स आती हैं, परक्लोरेट्स आती हैं, नाइट्रेट्स आती हैं। ठीक है, और इनहिबिटर्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। थायराइड हार्मोन के रिलीज को यदि कम कर दिया जाए तब पर भी तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। तो इसमें जो ड्रग आते हैं आयोडीन आते हैं। क्या आते हैं फ्रेंड? आयोडीन आते हैं, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक आयोडाइड्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा थायराइड टिश्यू, जो आपका थायराइड टिश्यू जिसे हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर, जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल जो क्या बनाता है? T3 और T4 बनाता है। और पैराफॉलिकुलर सेल भी होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड में, जो क्या बनाते हैं? कैल्सीटोनिन बनाते हैं। कैल्सीटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है फ्रेंड, जो क्या करता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है और बोन में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन का ये फंक्शन है। ठीक है, तो इनहिबिटर्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज बता दिया हमने कि अब मान लीजिए कि थायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? यही वहीं से थायराइड ग्लैंड से के जो टिश्यू होता है उससे रिलीज हो रहा है ना। यदि हम क्या करेंगे, थायराइड टिश्यू को ये हम नष्ट कर दें, बर्बाद कर दें, तो तब पर भी थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, रिलीज कम हो जाएगा ना? हाँ, कम हो जाएगा। तो थायराइड टिश्यू को नष्ट करने की जो दवा होती है, ड्रग्स होती हैं, आयोडीन 131 क्या होते हैं ये सब? क्या कौन सा ड्रग? रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, आयोडीन 125, आयोडीन 123 आपको ड्रग्स आते हैं। ठीक है, अदर्स में भी आपके प्रोप्रानोलॉल आता है, टेनोलॉल आते हैं, जो आपके बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।